Hello everyone, a very good morning to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in SST NCERT series. आप सभी को पता है कि क्लास 6 की SST हमारी हिस्ट्री पार्ट NCERT कंप्लीट हो चुका है। क्लास 8 की आपकी हिस्ट्री चल रही है जिसमें 3 चैप्टर हमने डिस्कस किए। 4th चैप्टर अभी के लिए स्किप किया है क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है नहीं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर सीटेड एग्जामिनेशन। ठीक है, आदिवासी द्वीप और एक स्वर्ण युग की कल्पना ये स्किप किया है। अब ये जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद देखिए। ठीक है, अब एक और क्वेरी आ रही थी कि जो इंग्लिश मीडियम के हैं, मान लिया आपके पास इंग्लिश मीडियम की बुक है ना, या फिर आप उसे सामने रख लीजिए। अगर नहीं भी है तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एज वेल एज हिंदी मीडियम वालों के लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि देखिए ये नोट्स और बुक तो बेशक आपकी हिंदी की है, बट जो मैं चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ, जो बताती हूँ, वो बाइलिंगुअल करने की कोशिश करती हूँ कि जैसे जो डिफ़िकल्ट वर्ड हिंदी के होते हैं मुझे लगता है इसमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो उसे मैं इंग्लिश में भी प्रोनाउंसिएट कर देती हूँ। अगर आपने पिछली सीरीज़ फॉलो की है तो आपको पता होगा कि मैं दोनों में कोशिश करती हूँ बताने की। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए 1800 बेसिकली होता ये है, इसमें जब जनता बगावत करती है उस 1857 की और उसके बाद की इस चैप्टर में वर्णन है। ठीक है, अवध की रियासतें बेसिकली क्या होता है कि अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने लगी थी। आखिरी रियासतों अवध की रियासत जो थी वो आखिरी रियासतों में से एक थी, है ना, मतलब आखिरी रियासत थी। सारी रियासत अंग्रेज़ों के कब्जे में जा चुकी थी। फिर 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई थी 1801 में। ठीक है, और 1856 में क्या होता है, अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। किसे? अवध को। ठीक है, सहायक संधि पहले थोपी, फिर 1856 में उसे भी अपने कब्जे में ले लिया। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि गवर्नर जनरल डलहौजी जो होते हैं उन्होंने ऐलान ऐसा करा था कि जो रियासत का शासन है ना वो सही से चलाया नहीं जा रहा है ना, तो इसलिए क्या करना है, हमें शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व की ज़रूरत है ना। उन्होंने ऐसा बोला कि जो शासन है सही से नहीं चल रहा है, इसलिए जो ब्रिटिश प्रभुत्व है, ब्रिटिश शासन है, मतलब ब्रिटिश प्रभुत्व की ज़रूरत है, मतलब ब्रिटिश को सत्ता में लाना या ब्रिटिश को प्रायोरिटी देना, है ना, ये इम्पॉर्टेंट है शासन को अच्छे से चलाने के लिए। ठीक है, फिर क्या होता है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये होता है कि फिर कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल के शासन को पूरी तरह से ख़त्म करने की योजना बना ली थी, और कंपनी द्वारा बेसिकली जो सिक्के जारी किए गए थे उन सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम भी हटा दिया गया। उन सिक्कों पर से क्या किया गया, मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। फिर क्या होता है, 1849 में गवर्नर जनरल जो डलहौजी थे उन्होंने ऐसा ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद, मतलब गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ऐसा बोला कि जो बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो जाएगी ना उसके बाद बादशाह के परिवार को इसी बहादुर शाह जफ़र है ना, इसके बेसिकली इनकी मृत्यु के बाद इन्हीं बादशाह के परिवार को बेसिकली क्या करेंगे, लाल किले से निकाल देंगे और उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। ऐसा इन्होंने घोषणा की। किसने घोषणा की? डलहौजी ने। किसकी मृत्यु के बाद? बहादुर शाह जफ़र की। और उन्होंने ये बोला, फिर 1856 में क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया। फिर 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने ऐसा फैसला लिया कि जो बहादुर शाह जफ़र होंगे ना वो आखिरी मुगल बादशाह होंगे, है ना, कि इनके बाद कोई मुगल बादशाह नहीं होगा। ओके, फिर क्या होता है, गवर्नर जनरल कैनिंग जो होते हैं उन्होंने ऐसा फैसला लिया था कि बहादुर शाह जफ़र जो हैं वो आखिरी मुगल बादशाह होंगे, क्योंकि जैसा कि पहले डलहौजी ने बोला था कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद कोई भी बादशाह के पद पर, मतलब बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल देंगे और दिल्ली में कहीं और बसाएंगे, तो उसी को आगे कैरी ऑन करते हुए कैनिंग ने ये बोला कि भाई वही आखिरी मुगल बादशाह होंगे। फिर उनकी मृत्यु जब हो जाएगी ना तो उनका कोई भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, है ना, मतलब उन्हें सिर्फ राजकुमार के रूप में मान्यता देंगे, बादशाह नहीं मानेंगे। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, हमने डिस्कस कर ली। ये यहाँ तक इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, यहाँ तक ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि राइफलों में इस्तेमाल, यहाँ तक डिस्कस हो गया है। हाँ,
राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। अब देखिए होता ये है कि जस्ट अ मिनट, हमें बेसिकली ये जो खबर फैली थी, है ना, कई सारे बदलाव या फिर कई सारे उथल पुथल चल रहे थे, तभी ये खबर किसी ने फैला दी थी कि इनमें जो राइफल में बेसिकली कारतूस, इनकी जो इस्तेमाल होने वाले कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया। हाँ, और जब ये खबर फैली तो ये सनसनी की तरह एक रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर ये भेजने लगे, ठीक है। और जल्द क्या हुआ, हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल फैल गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनके 40 साल की बेसिकली नौकरी सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसा कि पहले ही मतलब बात जिक्र हुआ था, हमने पहले ही पढ़ा था कि अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले से ही गुस्सा थे, है ना। स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेजों ने तो मतलब सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने कारतूस में ये सब इस्तेमाल किया। और इस सब इस्तेमाल करने की वजह से मुसलमान और हिंदू दोनों का ही धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इस राइफल में इस्तेमाल होने वाले कारतूस की कहानी थी ना। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि 29 मार्च और 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे को क्या हो जाती है, फांसी पर लटका दिया जाता है ना। तो 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को क्या करते हैं, बैरकपुर में अफसरों ने अपने ऊपर मतलब अफसरों के ऊपर इन्होंने हमला किया था, तो उस आरोप में फांसी पर इनको लटका दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि पेशवा बाजीराव, अब इसमें बात यह है कि नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पेशवा बाजीराव के जो दत्तक पुत्र थे, है ना, हम बोल सकते हैं अडॉप्टेड चाइल्ड, तो वो नाना साहब थे, ठीक है। ये इनके दत्तक पुत्र, इनका कोई खुद का बच्चा नहीं था, इन्होंने अडॉप्ट किया था, ठीक है ना। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया जाने लगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है, ठीक है। अब हमारी ये बुक है, ठीक है, इस बुक में क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। मैंने पढ़ा है, जस्ट मैं आपको समझा दूंगी कि क्या है। चैप्टर तो वही चल रहा है ना। अब ये होता है कि 18वीं सदी के मध्य में ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी, मतलब मिड ऑफ द 18th सेंचुरी सब ताकत छिनने लगी, ठीक है। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों ही खत्म होते दिखाई दे रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी और सेनाओं को भंग कर दिया गया था, उनसे राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छिनते जा रहे थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो रही थी। उसी समय क्या होता है, बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की, ठीक है। जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ये चाहती थी कि उनके पति की मृत्यु के बाद, जब उनके पति की मृत्यु हो जाए तो उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान लिया जाए, मतलब उनके दत्तक पुत्र को राजा मान लिया जाए। बट ऐसा ये रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी और पेशवा बाजीराव भी कुछ ऐसा ही चाहते थे कि उनके दत्तक पुत्र मतलब अडॉप्टेड चाइल्ड नाना साहब को ही को मान लिया जाए, ठीक है। कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह उनकी मृत्यु के बाद उनको मिलने लगे, ठीक है। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक की ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन आवेदनों को ठुकरा दिया था। मतलब कंपनी नहीं मान रही थी, कह रही थी जिनका खुद का बच्चा होगा बस उसे ही मिलेगा, मतलब जैसे प्रॉपर्टी है, पेंशन है, ये सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलता होता है कि अवध की जो रियासत थी वो अंग्रेज के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत थी, हमने पहले ही पढ़ा था। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी जाती है। फिर उसके बाद 1856 में क्या होता है, अंग्रेज उसे अपने कब्जों में कर लेते हैं, किसे, अवध को। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अवध की रियासत अंग्रेज के कब्जे में जाने लगी, आखिरी रियासत अवध की ही थी। 1801 में उस पे किस पे, अवध पे सहायक संधि थोपी गई थी और 1856 में अंग्रेजों ने अवध को भी अपने कब्जे में ले लिया। फिर गवर्नर जनरल डलहौजी ने यह ऐलान किया था कि रियासत का शासन ठीक नहीं है, इसलिए शासन को क्या करना है, दुरुस्त करने की ज़रूरत है ना। अब दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व ज़रूरी है ना। ब्रिटिश प्रभुत्व, ब्रिटिश एकाधिकार बोल सकते हैं, है ना, वो ज़रूरी है, ठीक है। फिर क्या होता है,
फिर क्या होता है, कंपनी ने मुगलों के शासन को बेसिकली पूरी तरह से ख़त्म करने की भी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे ना, उन पर से मुगल बादशाह का नाम बेसिकली क्या करते हैं वो लोग, हटा देते हैं। ठीक है, फिर 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ये ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की जब मृत्यु हो जाएगी तो बादशाह के जो परिवार के लोग हैं, बादशाह परिवार को लाल किले से निकालकर दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। ठीक है, इसी में संशोधन करते हुए या इसी को प्रोसीड ऑन करते हुए गवर्नर जनरल कैनिंग ने ये फैसला लिया कि जो बहादुर शाह जफर हैं वही आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनका कोई भी वंशज बादशाह नहीं माना जाएगा, केवल राजकुमार की ही मान्यता या फिर संज्ञा दी जाएगी ना। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है किसान और सिपाही। अब इसमें ये होता है कि गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे, क्योंकि किसान भाई उनके पास थोड़ी ही ज़मीन थी, उसी पे वो अपना जीवन यापन करते थे। तब इन्होंने भारी भरकम टैक्स लगा दिया था, और वही टैक्स लगा दिया था, तो ये लोग बहुत, गांव के लोग परेशान थे। बहुत सारे लोग क्या करते थे, महाजन आप सभी को पता है ना, जो उधार देता है ब्याज पे, है ना, गांव में। ठीक है, तो महाजन क्या करते थे, महाजन से लिया गया कर्ज वो बेसिकली लौटा नहीं पा रहे थे, है ना। और इसी कारण क्या हो रहा था कि उनकी पुरानी पीढ़ियों की जो ज़मीन थी ना वो हाथ से निकलती जा रही। अब कर्ज नहीं लौटा लोगे तो क्या होगा, आपकी ज़मीन जब्त कर ली जाएगी, है ना। तो फिर क्या होता है, कंपनी के तहत जो काम करने वाले भारतीय सिपाही थे उनमें असंतोष, मतलब सेटिस्फाइड वो नहीं थे, डिससेटिस्फिकेशन था कहीं ना कहीं उनके मन में, है ना। तो वे अपने वेतन भत्ते और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे, है ना। कई नए नियम उनके धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को पहुंचाते थे। अब देखिए नया नियम, एक ये भी नया नियम था कि आपको पता होगा कि उस जमाने में बेसिकली बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि यदि वे समुद्र पार कर लेंगे तो उनकी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, है ना। फिर 1824 में क्या होता है, सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र पार करके बर्मा जाने का आदेश दिया गया। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनकी जाति धर्म नष्ट हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने इस हुक्म को मानने से मना कर दिया। उन्होंने ज़मीन के रास्ते जाना चाहा। ठीक है, मुद्दा अभी भी ये बेसिकली ख़त्म नहीं होता है। फिर 1856 में कंपनी ने क्या किया, एक नया कानून इस पर बना दिया, जो चीज़ ना मान पाए उस पर कानून बना दो। तो इस कानून में साफ ये कहा था कि कोई व्यक्ति अगर कंपनी में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें स्पेस से मिलती है, सुधारों पर प्रतिक्रिया। देखिए, अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि भारतीय समाज को सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें कि सती प्रथा को रोकने के लिए और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाया गया। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा में जमकर प्रोत्साहन दिया गया, अंग्रेजी भाषा को शिक्षा में। ठीक है, 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने के लिए कहा, यहाँ तक कि वे ज़मीन और संपत्ति जुटाने के लिए भी छूट दी। और इन्होंने फिर एक नया नियम बना दिया कि 1850 में एक नया नियम इन्होंने ये बना दिया कि ईसाई धर्म को अपनाना, जिससे लोगों के लिए और आसान हो गया। इन्होंने इसमें ये बोला कि कोई भारतीय अगर ईसाई धर्म को अपनाता है ना, तो भी वो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। अब इसमें क्या, ये इन्होंने एक नया नियम बना दिया, मतलब इनकी एक चाल थी। ठीक है, फिर अब इसको देखते हुए बहुत सारे भारतीयों को ये यकीन हो गया था कि अंग्रेज जो हैं अपना उनका बेसिकली धर्म, सामाजिक रीति रिवाज और परंपराएं, जीवन शैली को नष्ट करके ही चैन लेंगे, है ना। मतलब वो नष्ट करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते थे। ठीक, अब ये जो इन्फॉर्मेशन मिलती है 84 नियमों की सूची, इसमें ये होता है कि ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित एक यज्ञ में जा रहे होते थे, तो उन्हें रास्ते में कुछ सिपाही मिल जाते हैं जो उन्हें सलाह देते हैं कि आप भाई लौट जाओ, क्योंकि 3 दिन के भीतर वहाँ पे क्या होने वाला था, चारों तरफ कोहराम मचने वाला था। अब सिपाही ने जो कहा वो इस प्रकार, सिपाही ने ये बोला, हिंदू और मुसलमान धर्म को नष्ट करने पर आमदा है, मतलब पूरा, मतलब
बल लगा रहे हैं, है ना, इसका मतलब यही हुआ आमदा, अंग्रेज, ठीक है, ऐसा चाहते थे। उन्होंने 84 नियमों की बेसिकली एक सूची बनाई थी, ठीक है, और कलकत्ता में सारे राजा और राजकुमार की मौजूदगी में उसका ऐलान भी कर दिया उस सूची के बारे में। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि राजा बेसिकली उन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। अंग्रेजों को घातक परिणाम की चेतावनी दी उन राजाओं ने जो उस सभा में एकत्रित थे, जहाँ पे इन्होंने अंग्रेजों ने ये 84 नियम सुनाए थे। फिर राजा ने ये कहा कि अगर ये नियम लागू करेंगे ना आप, तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। राजा भारी गुस्से से अपने राजधानी को लौट गए। तमाम बड़े लोग योजनाओं में आए थे। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय की गई। मेरठ और छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई। ये था इसमें। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये मिलती है, जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। अब ये होता है कि 1820 में बंगाल में नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किए गए थे। सीताराम पांडे को भर्ती किया था। 48 साल तक नौकरी की। 1807 में वे सेवानिवृत्त रिटायर्ड हो गए, ठीक है। उन्होंने बगावत को दबाने के लिए अंग्रेजों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था, बट अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला, मतलब उनके बेटे को मार डाला, ठीक है। अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नारगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में क्या लिखा, अपने संस्मरण लिखे, जिनका नारगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। भाई इन्होंने अवधी भाषा में लिखा, अब नारगेट ने क्या किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया, ठीक है। क्या था, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक, ठीक है, इसको प्रकाशित करवाया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि देखिए ये बात है, संयोग से उसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेज दिया। इन लोगों में बेसिकली क्या होता था, कुछ समय तक सिपाही को प्रशिक्षण दिया जाता। इस दौरान ना जाने कहाँ से ये खबर फैल गई कि राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया। अब हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरी रेजिमेंट को हर एक रेजिमेंट में जल्दी जल्दी ये उत्तेजना फैल गई। कुछ लोगों का कहना था कि उनकी 40 साल की नौकरी को में उनके मजहब को चोट पहुंचाई गई है, ठीक है। ये सब चीज़ें थी, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्सा थे। स्वार्थी लोगों ने उसे और आग दे दी ना, कोई चीज़ गुस्सा हो तो उसमें आग में घी छोड़ने का काम किया। बोला कि ईसाई सबको बनाना चाहते हैं, जिससे कि हिंदू मुसलमान दोनों का धर्म नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है मेरठ से दिल्ली तक। देखिए 29 मार्च 1857 को हमारे जो युवा सिपाही थे मंगल पांडे, उनको बैरकपुर में अफसरों के ऊपर हमला किया था, तो उन्हें फांसी पर लटका दिया गया, ठीक है। चंद दिन बाद तैनात कुछ सिपाही ने कारतूस के साथ फौजी अभ्यास करने के से इनकार कर दिया। सिपाही को लगता था कारतूस पर, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेप चढ़ाया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि ऐसा, अब ये है मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाही की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त थी। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसर पर हमला कर उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले ली। अंग्रेज की इमारतें और संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान, फिरंगी मतलब एक तरह से अपमानजनक शब्द के लिए फिरंगी बोल देते हैं ना, अरे फिरंगी विदेशियों को, है ना। ऐसे सिपाही पूरे देश में अंग्रेज के शासन को खत्म करने पे आमदा थे, मतलब पूरा अपना प्रेशर लगा रहे थे कि भाई हम ख़त्म करके रहेंगे, ठीक है। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेज के जाने के बाद शासन कौन चलाएगा। अब भाई शासन कौन चलाएगा, अंग्रेज चले जाएंगे। तो सिपाही ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया कि वे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे, ठीक है। मेरठ के कुछ सिपाही एक टोली 10 मई की रात को घोड़े पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच जाती है, ठीक है। उनके आने की खबर फैली। दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ के अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में कर लिए। इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले दीवार के आसपास जमा हो गए, ठीक है। ये सब अपना सिपाही लोग कर रहे थे, ठीक है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि बूढ़े बादशाह को सिपाही की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के सिपाहियों और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने के लिए कहा। अब देखिए इसमें कौन कौन आता है। इसमें
बहादुर शाह जफ़र ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया। फिर इसमें ये होता है कि बहादुर शाह जफ़र को बनाना चाहते थे, ठीक है, तो उन्होंने ही इसमें क्या करा, समर्थन दे दिया। अब ऐसा होता नहीं, मान लिया हम कोई चीज़ करना चाहते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर अगर बोल देते हैं कि भाई बेटा आप ये कर सकते हो, तो हमारे अंदर और जोश आ जाता है। तो वही होता है सिपाहियों के अंदर कि भाई इनका समर्थन मिल जाता है बहादुर शाह जफ़र का, तो उनको और उत्साह बढ़ जाता है उनके अंदर और हिम्मत आ जाती है। फिर बगावत फैलने लगी, ठीक है। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह शुरू कर दिया। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों को साथ देने के लिए निकल पड़े। उनके देखे गांव और कस्बे के लोग भी बगावत के रास्ते पर चल पड़े। वे स्थानीय नेता, जमींदार, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए अंग्रेज से लोहा लेने को तैयार हो गए। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की, ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। किसने? उन्हीं के दत्तक पुत्र ने, ठीक है, पेशवा बाजीराव के, जैसा कि वो चाहते भी थे, है ना। उन्होंने ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफ़र के तहत गवर्नर हैं, ठीक है। उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफ़र के तहत गवर्नर हैं। लखनऊ में भी लखनऊ की गद्दी से भी हटा दिया गया। नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित किया गया। ये सारा विद्रोह फैला ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये मिलती है, बहादुर शाह जफ़र को अपना बादशाह मान उनकी माँ बेगम हज़रत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ठीक है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने भी उनका साथ मिला। नाना साहब के सेनापति टाटा टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश में मांडला क्षेत्र में अवंतीबाई ने भी लिया 4000 सैनिकों के साथ। ऐसे ही सब लोगों ने हिस्सा लिया, ठीक है। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेज़ों की संख्या बहुत कम थी, ठीक है। अब भाई इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए, अंग्रेज बहुत कम थे, तो उनके मोर्चे पर ज़बरदस्त हार हुई, ठीक है। इससे यकीन हो गया किसको? अंग्रेज़ों को, कि उनका शासन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब लोगों के विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खासतौर पर अवध के इलाकों में सब मिल गया था। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजते हैं। उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया है। अब हमारे लोग विद्रोहियों की संख्या में लगातार लड़ाई से थक गए हैं, एक एक गांव हमारे खिलाफ हो गया, ये अंग्रेज अपना टेलीग्राम में भेजते हैं। तो इसी दौरान क्या होता है, फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन भाई बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। हम समझ चुके हैं जनता क्या चाहती है, ठीक है, जनता क्या चाहती है, किसका समर्थक करेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कंपनी की पलटवार। अब देखिए, इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपने पूरी ताकत लगाकर विद्रोहियों को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौज मंगवाई। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए नियम, नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में, फिर दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई दिल्ली, ठीक है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा हो गया और उन्हें आजीवन कारावास हो गया, ठीक है। फिर जब उन्हें आजीवन कारावास हो गया, ठीक है ना, उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1857 में रंगून जेल में भेज दिया गया। बहादुर शाह और उनकी पत्नी को जेल में 1862 को बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली, ठीक है। फिर इसी को आगे वो कैरी ऑन करते हुए 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार गिराया। रानी लक्ष्मीबाई भी गई, ठीक है। दुर्भाग्य ऐसा ही अवंतीबाई के साथ भी हुआ, ठीक है। तात्या तोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते आदिवासी और किसान की सहायता से छापेमारी युद्ध चलाते रहे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें होती रहीं ना। लास्ट में क्या होता है, ये सारा कुछ हुआ भूस्वामियों के इनाम परंपरागत, ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। विद्रोह के बाद के साल की बात करें, अंग्रेजों ने 1859 के आखिरी तक देश पर दोबारा नियंत्रण, मतलब पहले समाप्त हो गया था, फिर दोबारा इन्होंने नियंत्रण स्थापित कर लिया। लेकिन अब पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे, क्योंकि वो सारी नीतियाँ समझ चुके थे, ठीक है, हम लोग, तो नहीं चला सकते थे। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर से समझा जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मेवारी दी गई, ठीक है ना।
भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार इंग्लैंड के राजा रानी की निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथ में ले ली। अंग्रेज सरकार ने सीधे अपने हाथ में ले ली ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उन्हें अपनी रियासतें, अपने वंशज और यहाँ तक कि दत्तक पुत्र को सौंपने की छूट हो गई। मतलब क्या हुआ, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया भविष्य में उनके साथ उनके भू क्षेत्र पर कोई कब्जा नहीं किया जाएगा। रियासत अपने वंशज जो हैं आप, ठीक है, उनके अपने दत्तक पुत्र को भी आप सौंप सकते हैं। पहले ये इस बात पे एग्री नहीं थे, आप एग्री हो गए, ठीक है। इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि ब्रिटेन की रानी का अपना आधिपत्य स्वीकार है। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करा गया। यूरोपीय सिपाही की संख्या को बढ़ाने का फैसला दिया गया। ये भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत, दक्षिण भारत के सिपाही को भर्ती ना करने के बजाय गोरखा, सिखों और पठानों को ज़्यादा संख्या में भर्ती किया जाएगा। मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त कर ली गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें अंग्रेजों ने फैसला किया, वे भारत के लोगों को धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करेंगे। ये सारी चीज़ें की। भूस्वामी जमींदार की रक्षा ज़मीन की करेंगे, ठीक है। 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ था। ये हम लोगों ने पढ़ लिया, खुर्दा संग्राम, ठीक है। आई होप ये चैप्टर हो गया है, ठीक है। परम शांति एक स्वर्ग, ये आप खुद चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से ऐसे क्या मांग रही थी कि उनके बेटे को मिले, ठीक है, उनके दत्तक पुत्र को। ईसाई धर्म क्यों नहीं अपना, ये आप इनके क्वेश्चंस खुद चाहें तो ढूंढ सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, ओके। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं भी आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोग भी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और मैं आपसे लास्ट में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कहना चाहूँगी। मायने ये नहीं रखता हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, टोटल इंग्लिश, टोटल हिंदी। मायने ये रखता है कि समझ में आना चाहिए। हम अपनी मातृभाषा, लोकल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जो हम लोग, तो उसमें हमें समझ में आना चाहिए। कुछ वर्ड हिंदी के हैं तो उसे इंग्लिश में समझ लें, जो इंग्लिश के वर्ड डिफिकल्ट है उसे हिंदी में समझ लें। सो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।